यूपी में थम नहीं रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध। अब मुरादाबाद में मिली लड़की की पेड़ पर लाश। सीतापुर और कुशीनगर में भी सामूहिक रेप की वारदात। सरदार सरोवर डैम की बढ़ेगी ऊंचाई। 17 मीटर और ऊंचा करने की मिली इजाजत। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने फैसले का किया विरोध। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। तेज बरसात के साथ ओले। वहीं मुंबई में हाई टाइड के चलते 5 मीटर तक उठ रही हैं लहरें। कई जगह सड़कों पर आया समंदर का पानी। सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे घोषित। 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए पास। गौरव अग्रवाल बने टॉपर। टॉप 10 में 3 महिलाएं भी। ब्राजील में फुटबॉल महाकुंभ के आगाज में बचे सिर्फ 2.5 घंटे। रात 10:30 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। देर रात 1:30 बजे मेजबान ब्राजील और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। प्रायोजक रंजीत रॉकी स्टाइलिश इनर्स। आर प्योर मसाले, सबका राजा आर प्योर मसाला। सिंफनी, इंडिया को रखे कूलर। और नॉर्पा मसाले। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। ग्रीन पीस पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में काम कर रहा एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ। भारत समेत 40 देशों में सक्रिय। 43 सालों में दुनिया भर में बनाए करीब 30 लाख समर्थक। अपने काम करने के तरीकों से दुनिया भर में आलोचना का भी शिकार। अब भारत में ग्रीन पीस के आंदोलन पर उठ रहे तीखे सवाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विदेशी फंड से चलने वाले कई एनजीओ पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रीन पीस को बताया भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु ऊर्जा समेत 7 क्षेत्रों की विकास योजनाओं का विरोध करने वाले ग्रीन पीस का आईटी सेक्टर होगा अगला निशाना। लेकिन आईबी की रिपोर्ट को ग्रीन पीस इंडिया ने किया खारिज। All donations, what we receive, money from internationally as well as within country, all are available on our website in a public domain. Since 2002, we are fighting with this government, Gujarat government. So they wanted to suppress us by putting our names on this report. It should be brought out in the public domain. The government must come out with the report and make it public. तो क्या कई गैर सरकारी संगठन भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं? क्या विदेश से की जा रही फंडिंग पर पल रहे कई एनजीओ भारत की विकास की राह में रोड़े अटका रहे हैं? क्या वो किसी खास एजेंडे पर चल रहे हैं? देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने खतरे की घंटी बजाई है। पीएमओ को भेजी गई एक रिपोर्ट में उसने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के सबसे बड़े एनजीओज में से एक ग्रीन पीस का भी नाम लिया है। और यही नहीं, इस रिपोर्ट में गुजरात मॉडल के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुजरात के कई एनजीओज का नाम भी लिया गया है। और प्रश्नकाल में यही है आज का विषय। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पीस समेत कई एनजीओ आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा। और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या विदेशी चंदे से चल रहे एनजीओ देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा हैं? और आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY अगर आपका जवाब हां है, और अगर आपका जवाब नहीं है तो PKPN मैसेज कीजिए 51818 यानी कि 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रीन पीस के सीनियर कैंपेनर अभिषेक प्रताप सिंह, हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष, वडोदरा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरटीआई कार्यकर्ता रोहित प्रजापति, और थोड़ी ही देर में मुंबई से जुड़ेंगी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला अब मैं शुरू करता हूं। ट्विटर पर
जोएश शाह ने लिखा है कि आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती, जिससे कि देश को हकीकत का पता चल जाए। वहीं दिल्ली से प्रियंका ने भी अपनी बात कही। क्या कहा प्रियंका ने, सुनिए। अगर गवर्नमेंट को नॉलेज है कि एनजीओज बाहर से फंड लेके आते हैं और वो करप्टेड है, तो उन्हें उससे रोकना चाहिए। वो उसे क्यों नहीं रोकते? तो जो सवाल जोएश का था पल्लवी, आपसे भी वही सवाल। अगर आईबी कोई रिपोर्ट दे रही है, पीएमओ को जा रही है, मुझे इसमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आईबी तो गृह मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय के पास वो रिपोर्ट जानी चाहिए थी। ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? देखिए, कवच तो सरकार लेगी, वो ये है कि आईबी के रिपोर्ट खुफिया होते हैं और आईबी का रिपोर्ट सार्वजनिक करना जरूरी नहीं पर वो होता। सार्वजनिक हो भी जाती है, लीक भी हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है संदीप कि आज ही के दिन लीक होती है। आज ही के दिन वो नर्मदा डैम का वो जो हमारी एक हेडलाइन है, 17 मीटर ऊंचाई हेडलाइन है, जिसको बढ़ाया जा रहा है। और आप सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर सकते। यूपीए सरकार के दौरान ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कुडानकुलम प्रोटेस्ट हुए थे। उस समय जो मंत्री थे नारायण स्वामी, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा था कि ये जो एनजीओज हैं और जो फॉरेन फंडिंग इनका होता है, और हम देखना चाहते हैं कि इनको फंड्स कहां से मिलते हैं, और इनको जानबूझ के फंडिंग इसलिए की जाती है ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट को पैदा किया जाए और जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें बाधा लाया जाए। तो आप सिर्फ एनडीए पे कहें या यूपीए पे कहें, हमेशा सवाल यही उठेगा कि क्यों ये सिलेक्टिव लीक होता है और क्यों इनकी टाइमिंग इतनी सही होती है कि लीक हुआ रिपोर्ट कल, कोई कुछ कहना नहीं चाहता, सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आता, कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं हुआ है, और आज ही के दिन नर्मदा डैम का ऊंचाई बढ़ा दी गई है। लेकिन अभिषेक, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। अगर ये सरकार आरोप लगा रही है, इनमें कितना दम है? क्या आप देश के आर्थिक विकास के लिए दरअसल खतरा है, एक रोड़ा है? देखिए, आर्थिक क्षेत्र में कई तरह के जार्गन यूज होते थे। मुझे लगता है कि इस आईबी रिपोर्ट के बाद एक नया जार्गन आ गया है, आईबीनॉमिक्स। 2-3% की जीडीपी का ग्रोथ रुक गया देश का 4 संस्थाओं के कारण से। ग्रीन पीस उसमें एक है। ये एक हास्यास्पद नहीं लगता है इस तरह की जो असेसमेंट की जा रही है? देखिए, ये पूरा जो प्रयास है वो है कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो लोगों की आवाजें उठा रहे हैं, जो लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो एक ग्रोथ मॉडल की बात शुरू हो गई है देश में, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, पर क्या इसमें सच्चाई नहीं है अभिषेक? उनके बातों पर ग्रीन पीस आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को बाकायदा फंडिंग करती है, उदय कुमार उनका नाम है। उदय कुमार की जो बात है वो हम किसी भी स्तर की जांच करानी है, करा लीजिए। उदय कुमार को किसी प्रकार का समर्थन, किसी प्रकार का आर्थिक समर्थन ग्रीन पीस के तरफ से नहीं दिया गया है। यदि ऐसी बात है तो आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार के पास इतनी संस्थाएं हैं, क्यों नहीं एक नोटिस ग्रीन पीस को भेज रही हैं? दूसरी बात, कोई नोटिस नहीं है आपके पास? ऑन रिकॉर्ड है आप? हमारे पास कोई नोटिस इस मामले को लेकर उनकी तरफ से नहीं आई है। पंकज सिंह का मामला जो उठाया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में आई। पंकज सिंह महान में काम कर रहे थे, ग्रीन पीस के साथ थे, वो कंसल्टेंट थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, ग्रीन पीस की तरफ से यह कहा गया कि आपको ग्रीन पीस छोड़ना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ग्रीन पीस छोड़ा। उसके बाद ये उनका उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है चुनाव लड़ने का। हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पाई का हिसाब दे सकते हैं? 2001 से आप भारत में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाई का हिसाब दे नहीं सकते। हमने दे दिया है सरकार को। यदि नहीं दिया होता तो आज तक हम ग्रीन पीस हिंदुस्तान में काम नहीं कर रही होती, हमारे दरवाजों पे ताले पड़ गए होते। दिल्ली से ही नीरज ने भी अपनी बात कही। उन्होंने हमसे क्या कहा, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, सुनिए। फॉरेन कंट्रीज में जो है इंडिया की वैल्यू वो लोग नहीं मानते हैं कि इंडियन एनजीओज बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमारे एनजीओज को और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं उन पे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर ट्रांजैक्शन और प्रॉपर एनजीओज का कंट्रोल अपने अंडर ले तो मे बी ये बाहर से फंडिंग बेनिफिशियल होगा एनजीओज के लिए। उधर फेसबुक पर राहुल अग्रवाल ने लिखा है कि विदेशी चंदे पर चलने वाले एनजीओ जनता को बहकाकर विकास की राह में रोड़ा अटकाते हैं। ये उनकी राय है। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हकीकत क्या है? आप गुजरात में काम करते हैं, आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, हकीकत क्या है? आपने क्या महसूस किया? मैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दिक्कतें सरकार को हो रही है या स्थापित हितों को जो हो रही है, वो अधिकार की बात करने वाले सभी लोगों से हो रही है।
हम जैसे लोग तो फंडिंग एजेंसी देश के बाहर की छोड़ दीजिए, देश के अंदर फंडिंग एजेंसी है उससे भी पैसे नहीं लेते हैं। सरकार को जो भी व्यक्ति अधिकार की बातें करता है उसके खिलाफ सरकार ने ये युद्ध इनडायरेक्टली जाहिर किया। दे हैड डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट पीपल्स राइट। मुझे लगता है कि ये जो बातें मुद्दे को डाइवर्ट करने से हो रही है, जिस मुद्दों को लेकर सरकार को दिक्कतें हैं, इनको लग रहा है ये प्रोजेक्ट ठीक है, लोग गलत इस्तेमाल करके रोक रहे हैं, क्यों सरकार हमसे डिबेट करने को दे। मैं आपको बता दूं कि मीठी बेड़ी में न्यूक्लियर पावर प्लांट 6000 मेगावाट का गुजरात में लगाया जा रहा है। हमने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, सरकार हमसे बात करें करने को तैयार है। हमने गुजरात में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को लेकर वापी, वटवा, अंकलेश्वर में नए उद्योग आने पे स्टे लिया है MOEF से, और वहां पे जो मौजूद इंडस्ट्री है उसका एक्सपांशन पर स्टे है। क्यों सरकार इस मुद्दों को लेकर खुल के मीडिया की प्रेजेंस में बात करने को तैयार नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार को मुद्दे पे बात नहीं करिए, मुद्दों को छेड़कर इस प्रकार का माहौल पैदा करना है। अगर ये धमकी है, ये टपोरी टाइप धमकी हो सकती है सरकार की, अगर ये धमकी थोड़ी बड़ी है तो गुंडागर्दी सरकार की हो सकती है, और सरकार की अगर बड़ी धमकी है तो ये सरकार की माफियागिरी है, ऐसा मुझे कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। रोहित, और हम बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल, रोहित आप बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम शालीनता के दायरे में ही रहें, लेकिन आप ही के शब्द आप पर चुराकर मैं यही आरोप लगाऊं कि जो ये टपोरीगिरी, गुंडागर्दी, ये काम दरअसल बहुतेरे NGO भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं NGOs की बात कर रहा हूं। NGO काम करता है बेंगलुरु में, वो IT फर्म्स, जो इंडियन IT फर्म्स हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला देता है। एक NGO है जो नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में काम कर रहा है, हॉलैंड से, नेदरलैंड से उसके पास फंडिंग आ रही है, काम उनको करना था वहां पर विकास का, लेकिन वो मुहिम चला देते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। क्या ये बातें सच नहीं है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा मैं बिल्कुल जी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये बात करते, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि NGO अकाउंटेबल नहीं हो सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे NGO ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बहुत सारे NGO पे सवाल हो सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम पे सवाल उठे, हम चाहते हैं कि हमारा ऑडिट हो, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ भी लोग तथ्य बाहर लाए, हम चाहते हैं हम जैसे लोगों को भी RTI में कवर किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार मूलभूत रूप से मुद्दे को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, इसकी हमको दिक्कत है। और हम जैसे लोगों ने बहुत सालों से ये देखा है, अनुभव किया है, और टेरर का जो माहौल पैदा होता है उसका अनुभव आज दिन तक हम करते आए हैं, उसको लेकर मैं बता रहा था। और सरकार ट्रांसपेरेंटली बात करने को क्यों तैयार नहीं है, डिबेट के लिए क्यों तैयार नहीं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाया गया, हमने ये कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में, प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस है क्या? अगर आपने कोई असेसमेंट किया तो रिपोर्ट दीजिए। क्या ये हम लोग सरकार से ज्यादा चीज मांग रहे हैं? हम जो सरकार ने, जो भारत का बंधारण है जिसमें जो बातें कही गई, देश का जो कानून है उसके तहत इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसके तहत मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, हमने जो भी केस कोर्ट में किए होंगे, सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग कोर्टों में, तो वो उसी के तहत किए गए हैं। क्यों सरकार उस दायरे में बात करने को तैयार नहीं? वो महत्व का मुद्दा है। रोहित, मैं आपकी बात समझ गया, आप जोड़ना चाह रहे थे अभिषेक कुछ? आपने IT की बात की, ये जो बात है वो ग्रीन पीस से जुड़ी हुई है कि ई-वेस्ट कैंपेन को लेकर है। मैं उस कैंपेन के साथ जुड़ा रहा था, 7 सालों से जुड़ा रहा हूं। हम सिर्फ भारतीय कंपनियों के साथ नहीं, विदेशी कंपनियों के साथ भी इस मुद्दे पर काम कर रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं खुद डेल कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है, उनकी ऑफिस को मैंने खुद ब्लॉक किया था ई-वेस्ट के मुद्दे पर। HP के ऑफिस पर प्रदर्शन मैंने खुद किया था इसी ई-वेस्ट के मुद्दे पर। नहीं, वो बात ठीक है, और इसको लेकर सुन लीजिए, इसको लेकर इंडियन IT कंपनी से ज्यादा विदेशी IT कंपनियों पर हमने कार्रवाई की थी, हमने उनसे प्रश्न पूछे थे, और इंडियन और विदेशी कंपनियां दोनों मिलकर कानून बनाए थे। 2012 में जो कानून बना ई-वेस्ट को लेकर सरकार ने बनाया। क्या सरकार ये कहेगी आज कि वो कानून जो बना था वो गलत बना था? अभिषेक, जो IB की रिपोर्ट है, सार्वजनिक नहीं हुई है, जो हमारे पास जानकारी आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ग्रीन पीस के पास, मैं हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूं, अंग्रेजी में जो ये रिपोर्ट है, ग्रीन पीस के पास देश भर में फैले तमाम संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के जरिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, यूरेनियम खदानों, कोयले के चलने वाले बिजली घरों और पन बिजली परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन का तमाम विकास योजनाओं को रोकने के लिए काम किया गया। एक देखिए, पैन इंडियन नेटवर्क होना क्या गलत है? दूसरी बात है कि ये कहां से विवेचना आ गई कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को आप रोक रहे हैं, और यदि कोयला संयंत्रों के निर्माण को आप रोक रहे हैं तो आप देश के आर्थिक विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये असेसमेंट कौन करेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास फैक्ट्स कहां हैं?
दूसरी नहीं, बात उसमें है कि सवाल- पनबिजली सवाल एक और परियोजनाओं जुड़ जाता है ना, की अभिषेक। बांध जो सवाल- बने हैं, अभी- नहीं अभिषेक- अरुणाचल में जो अभिषेक, बांध बने नहीं, हैं, सवाल अरुणाचल पे आएंगे हम। सवाल इसलिए जुड़ जाता है और सवाल इसलिए भी उठता है कि आपकी जो संवेदनाएं होती हैं, समर्थन होता है, वो खास आंदोलन या राजनीतिक दलों के प्रति हो जाता है। मैं आम आदमी पार्टी का नाम ले रहा हूं सीधे सीधे। इसके चलते भी ये सवाल उठते हैं क्या? देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर ये कई बातें रही हैं। देखिए आम आदमी पार्टी में एक्टिविस्ट ग्रुप के या खुद जो क्योंकि एक्टिविस्ट वो लोग सिर्फ रहे हैं ग्रीन उसमें पीस नहीं, शामिल फोर्ड फाउंडेशन से उनको कितने पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे, ये एक कड़ी ग्रीन पीस जुड़ती की है तरफ क्या? से इस ये चीज को जुड़ता लेकर है क्या? मैं चुनौती देता हूं हम्म, आईबी को, सरकार को, कि वो किसी प्रकार की जांच कर लें और ये बताएं कि ग्रीन पीस के तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद आम आदमी पार्टी को दी गई है। जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क की बात है, हमारा संपर्क तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी हम बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी हम बात करते हैं, क्योंकि हम पब्लिक एडवोकेसी में काम कर रहे हैं। तो अपनी एडवोकेसी के मुद्दे को लेकर हम इन सभी राजनीतिक दलों के लेकिन पास जाते इसमें फिर एक और सवाल खड़ा होता है पल्लवी, जिसका थोड़ा सा जिक्र किया था रोहित ने। आरटीआई के लिए लड़ाई लड़ेंगे एनजीओ, तमाम जानकारियां, तमाम इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, लेकिन एनजीओ खुद आरटीआई के तहत आने को और तैयार यही नहीं। नहीं, जब आपको याद है लोकपाल पे विवाद चल रहा था और डिबेट चल रही थी, तब ये भी बात चल रही थी कि क्या एनजीओज को उनके दायरे में लाया जाए। हाँ, उस नहीं समय लाया, उनके मॉडल लोकपाल में नहीं था वो। बिल्कुल नहीं था। और बहुत एनजीओज ने इस बात के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे कि क्यों आप उसको दायरे के अंदर ला रहे हैं। तब सरकार की तरफ से थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनते हुए ये सवाल भी उठना जायज होता है कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है क्या लोकपाल दिक्कत पे? है फिर? आइए आप तमाम दुनिया आप पर भी सवाल दिखाइए। उठाओगे, अपने ऊपर अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। बिल्कुल, बहुत निंदा की गई थी उस समय सरकार की और लोकपाल कमेटी की भी कि आप क्यों एनजीओज को दायरे, और ये आरोप भी लगाया था कि ये हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये सवाल भी उठता है ना अभिषेक जी? बिल्कुल अभिषेक, IBNखबर.com पर आलोक पुरोहित हैं, उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया में ग्रीन पीस काम कर रही है, तो क्या उसे सरकार की हां में हां ना मिलाने की सजा दी जा रही है? ये देखिए, आपके मन लायक सवाल आ गया। तो देखिए ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत ही कही कि हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो उसकी ही सजा मिली हमको। और एक जो बात अभी आ रही थी कि आरटीआई में नहीं आने का, हमने ये कहा है कि हम आरटीआई में आने को तैयार है। देखिए हमारे पास छुपाने के लिए, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हाँ? देखिए देखिए राजनीतिक दल कहां लड़ रहे हैं आरटीआई में आने के लिए? देखिए आप आंदोलन लड़ते हैं वहां पर, सरकार यदि नहीं, सरकार यदि प्रावधान लेकर आती है, सरकार सीबीआई को निकालने का प्रावधान लेकर आती है, तो इस तरह का अमेंडमेंट क्यों नहीं करती कि एनजीओ को शामिल करना है? लेकर हम दबाव बनाते कि हमें लेकर आइए ना आरटीआई के तहत। हम ये कह रहे हैं सरकार को कि हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करने का हमको कोई मैंडेट नहीं दिया गया, कंप्लायंस नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। हम वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। हम तैयार हैं सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए। सरकार प्रावधान बनाए, हम उसमें शामिल होने को भी तैयार हैं। लेकिन हम एक सवाल और पूछेंगे, क्या राजनीतिक दल भी तैयार हैं जाने के लिए? क्या आप ये बताने को तैयार हैं अभिषेक कि आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, वहां से आपको कितनी फंडिंग हो रही है? और भारतीय लगभग 3 लाख है मेरे ख्याल से जो लोग आपको पैसा देते हैं, उनमें से 20,000 से ऊपर वाले तमाम डेटा आप देने को तैयार हैं या दे रहे हैं क्या? हम सभी, सरकार के पास सारे डेटा हैं और हम सब डेटा देने को तैयार हैं। हमें 1/3 जो आर्थिक मदद है वो ग्रीन पीस इंटरनेशनल से वो कितनी हो जाती है साल भर में? करीब 10 करोड़, 9 से 10 करोड़ के करीब है। हमारे पूरा टोटल 31 से 32 करोड़ का टोटल हम फंड रेजिंग करते हैं। 20 करोड़ हम भारत में फंड रेजिंग करते हैं। वो 9 करोड़ का जो डिटेल है वो ग्रीन पीस इंटरनेशनल किस तरह से पैसे देती है हमको, उसका पूरा खाका हमारे पास है, सरकार को भी पता है। वो तो सेंट्रल बैंक के जरिए आएगा, वो ऐसे आ भी नहीं सकता। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल कैसे करती है पैसा, वो उनके पास भी है, वो भी नीदरलैंड में वहां पर सरकार को बता चुके हैं। यदि भारत सरकार को शक है तो नीदरलैंड सरकार से भी मांग सकती है। हमारे पास जो डिटेल है हमने सरकार को तो दे ही दिया। जी, उधर गुजरात से कमलेश भाई रामारी ने हमें फोन किया। फोन पर क्या कहा कमलेश ने, सुनिए। सब गलत नहीं हो सकते, एक दो ऐसा निकल सकता है तो उसके सब कार्यवाही भी कर सकते हैं। वो जो सेवा का कार्य है, जैसे अस्पताल बनाते हैं, कोई जो गायों की सेवा करते हैं, पांजरा पोल चलाते हैं, उसमें तो कोई ऐसा गलत काम होना ही नहीं चाहिए। उधर दिल्ली से एनजीओ में काम करते हैं शहवत खान, उन्होंने भी फोन किया और क्या कहा शहवत ने, सुनिए। बहुत एनजीओ ऐसे हैं जो बाहर से विदेशी जो है ना चंदा लेने के बाद में अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए और दूसरी इस तरह की जो गतिविधियां चलती हैं जो गैर कानूनी हैं, उनमें सारा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। हमारे भारतीय एकता अखंडता को ध्वस्त करने वाले काम है ये। तो यहां पर क्या रोहित,
सवाल उठने लगे हैं। क्या ये मंशा थी सरकार की, या सरकार अगर ये सवाल उठा रही है, दरअसल एनजीओज को भी अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है कि लोगों में कोई संशय, कोई शको शुबा की गुंजाइश ना रहे। मैं आपको ये बता दूं कि काफी संगठन ये मानते हैं बहुत पहले से, ये बात अभी की भी नहीं है। जब भी ये जो स्वायत्त आंदोलन शुरू हुआ, संगठनों ने अपना संघर्ष शुरू किया। अगर हमारे देश की बात करें तो 60s के बाद, 70s के बाद, तो काफी लोगों ने ये कहा कि हम जवाबदेही है सिर्फ सरकार से नहीं, जनता से भी। और काफी संगठन आपको मालूम पड़ेंगे कि जो अपना हिसाब है लोगों के सामने पेश करते। और मैं आपको बता दूं, जो रजिस्टर्ड एनजीओ होती है और जो प्रदेश से या फंडिंग एजेंसी पैसा लेती है, उसका अकाउंट चैरिटी कमीशन के ऑफिस में जाता है। सरकार वो बात मैंने सुन ली। मेरा सवाल बिल्कुल लिमिटेड है कि जब सवाल खड़े होने लगे या इस तरह का माहौल फिजा बनने लगे तो क्या, एक मिनट सुन लीजिए रोहित, ये दिक्कत हो जाती है आप लोगों की। आप अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरों की सुनने का थोड़ा सा मादा रखिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि शको शुबा का अगर कहीं गुंजाइश भी है, क्या उसे मिटा देना चाहिए? थोड़ी और पारदर्शिता शायद एनजीओ को अपने कामकाज में लानी होगी। क्या ये एक जायज सवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जायज सवाल है और लोगों को पूछना चाहिए और ये इनका अधिकार है। और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि काफी एनजीओ ऐसे है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी लोग नहीं रखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एनजीओ और जीओ में फर्क नहीं रहता है, वो एन का ही फर्क रह जाता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जवाबदेही होनी चाहिए और ये एनजीओ की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो अपना गिरेबान में देखे और अपनी सफाई पेश करे। किसी को इस सफाई की मांगने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार का माहौल पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर राज मिश्रा ने लिखा है कि ये एनजीओ किसानों और उनकी जमीन के लिए भी लड़ रहे हैं, फिर इन्हें खतरा कैसे कहा जा सकता है? अब ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा बड़ी तस्वीर पल्लवी खींचूं, देखिए एनजीओज का एक बहुत अहम योगदान है और अहम स्थान है हमारी व्यवस्था में। ये एक प्रेशर ग्रुप है, सरकार पर दबाव भी बनता है। ऐसे में क्या ये एक हेल्दी ट्रेंड शुरू हो रही है, या ये जो होता है ना शक पैदा कर दो तो हर चीज खत्म होने लगेगी? दबाव कहां रह जाएगा? फिर तो सरकार जो करना चाहेगी करेगी। जी बिल्कुल। और अगर अब सिर्फ कुडानकुलम प्रोटेस्ट की बात ना करें, उसके पहले भी सुनीता नारायण ने जो भी मुहिम छेड़ी थी साफ पानी के लिए, वॉइसेस की तो जगह होनी चाहिए, वॉइसेस की जगह होनी चाहिए। और एक समय एक बात ये भी कहा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो कमेटी बैठाती है उसमें एनजीओ की तरफ से किसी न किसी को रिप्रेजेंटेशन भी लाना चाहिए, खासतौर पर अगर सेंसिटिव मुद्दा हो। उसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि मैं थोड़े हद तक अभिषेक जी से इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सरकार जब भी आती है, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि एनजीओ जो प्रेशर ग्रुप ला सकते हैं वो उसका घबराते हैं। हाँ। और जैसे कुडानकुलम प्रोटेस्ट में बार बार उसी बात पे जाती हूँ कि वो सबसे ज्यादा उस समय था कि ये काफी डिबेट भी हुआ था संसद में कि क्या एनजीओ को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, क्या लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। नारायण स्वामी ने कहा था कि मुझे फंडिंग का पूरा ब्यौरा चाहिए। उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम ने भी यही कहा था, स्टेटमेंट बयान भी दिया था लोकसभा में कि नहीं, हमें उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो काफी उस पे प्रोटेस्ट भी उठे थे। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं एनजीओ पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाने की उम्मीद होनी चाहिए कि उनको ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि पूरे एनजीओ को एक ही रंग से रंग दिया जाए और उनके ऊपर ये सस्पेशन डाल दिया जाए कि ये लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है। बिल्कुल, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एनजीओ भी जरूरी हैं, उनका अहम योगदान भी है। आखिरी सवाल अभिषेक, थोड़ा कड़वा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एनजीओ धंधा भी बन गया है क्या कुछ लोगों के लिए? देखिए, मैं आज यहाँ पर पूरे एनजीओ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पर आप वॉइस है ना। हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एनजीओ धंधा बन गया है क्या? एकदम स्पष्ट मैं जवाब आपको दे रहा हूँ उस पर कि एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात, कुछ लोगों के लिए शायद धंधा होगा और कुछ हो गया है ना। ये देखिए, कड़वी हकीकत हमें, जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा जिसमें विष भी निकलेगा फिर ही अमृत निकलेगा। ये कुछ हो सकता है और इसके लिए हम इसलिए हमेशा कहते रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। यदि हम दूसरों से सवाल पूछते हैं, दूसरों से जवाब मांगते हैं, तो हमें भी सवाल सुनने का और जवाब देने का होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और उसके लिए जिस प्रकार से हम दे सकें जवाब, हमें तैयार रहना चाहिए। हमने दिया है, हम बता रहे हैं। सरकार को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक लेटर तो लिखिए साहब, हमें एक नोटिस तो भेजिए, हम बताते हैं आपको। आप लीक क्यों कर रहे हैं मीडिया में? क्या ये कोशिश नहीं हो रही है कि जो एनजीओ सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं,
उन्हीं एनजीओ की को बदनाम करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए, उनके प्रति एक अविश्वास पैदा करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर देते हैं। और फिर जब मंत्री जी से पूछा जाता है, जब सरकार से सवाल होता है, तो कहा जाता है कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, जब आएगी तो हम बात करेंगे। किसके कारण से वो रिपोर्ट लीक हुई मीडिया में? बिल्कुल, ये तमाम सवाल बने रहेंगे और इस पर हम इस तरह की चर्चा शायद करनी भी चाहिए। पल्लवी आपका, अभिषेक आपका और रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या विदेशी चंदे से चल रहे एनजीओ देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा हैं? और अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 80% लोग हाँ कह रहे हैं, जबकि 20% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे में जो बात अभिषेक भी कह रहे थे, अगर हमें अपने लोकतंत्र को, अपनी जमहूरियत को, अपने प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है। अलग अलग खंभों की हम बात करते रहते हैं, एक 5वां खंभा भी है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जिसमें एनजीओ भी आते हैं। वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार को काम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये धंधा बन जाए। और सरकार को भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है। आप आरोप लगाते हैं तो उन्हें लीक ना किया जाए। हमें स्पेकुलेशन पर, कंजेक्चर्स पर आज की चर्चा जैसी चर्चा हमने की वो चर्चा ना करें। आरोप हैं, सीधा बताइए, और अगर कोई एनजीओ दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कयासबाजी, जो ये ट्रायल बलून फ्लोट किए जाते हैं जिसमें शको शुबा की गुंजाइश रह जाती है, वो कतई एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गैर जरूरी है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब शुक्रवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।